विषय चल रहा है अपने मन को समझने का। मन ही हमारा ऐसा है जो है तो हमारा, लेकिन वश में नहीं रहता। होना हमारे वश में चाहिए, पर न जाने वो किन किन के वश में है। याद है सोने के पहले अपने मन को पढ़ने की बात। वैसे होना तो ये चाहिए हम हमेशा अपने मन को पढ़ते रहें। पढ़ने की कोशिश भी करोगे, हो सकता है बहुत सारी चीज आपको याद भी ना आए। हो सकता है। क्या ऐसा संभव है कि हम हमेशा अपने मन को जानते रहें? नहीं है, नहीं ऐसा संभव है, पॉसिबल है। जो व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है, प्रेजेंट में रहता है, जो व्यक्ति हमेशा अवेयर रहता है, पूर्ण रूप से जागृत बना रहता है, वह हमेशा अपने आप को, अपने मन को समझता है, पढ़ता है, जानता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, माइंडफुलनेस। सुना है? नहीं सुना? माइंडफुलनेस वर्सेस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ MINDFULNESS, और माइंडफुल तो उसमें डबल L और NESS हो जाएगा। माइंडफुलनेस का अर्थ है व्यक्ति हर एक्टिविटी को जागृति के साथ करता है, और माइंडफुलनेस का अर्थ है उसका माइंड हमेशा भरा हुआ रहता है। न जाने क्या क्या ऐसा है जो अपने माइंड में वो भर लेता है। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज वहां से शुरू करते हैं जब से आपका जन्म हुआ। कोई बता सकता है इस मनुष्य की देह का, शरीर का जन्म कैसे होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? अब थोड़ा इंटरेक्टिव कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे जीवन की यात्रा का पहला बिंदु कौन सा होता है? बिगिनिंग हम कहाँ से करते हैं? वैसे एज अ सोल देखे तो हम बिगिनिंगलेस हैं और एंडलेस हैं, पर जब हम पर्टिकुलर बॉडी को देखते हैं तो हमारी बिगिनिंग भी होती है। कहाँ से होती है? जब आप माँ के गर्भ से बाहर निकलते? नहीं, वहां से आपकी शुरुआत नहीं होती। जब आपकी माँ कंसीव करती है, वहां से शुरुआत होती है। मेडिकल साइंस के अनुसार वो कंसीव की प्रोसेस को आप समझते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं और सिर्फ एक एग होता है। ऐसे ही है ना? विज्ञान क्या कहता है? करोड़ों स्पर्म्स में सिर्फ एक स्पर्म्स ऐसा होता है जो एक के साथ कांटेक्ट करता है, और वहां से यात्रा शुरू होती है। और वह स्पर्म जो यात्रा शुरू करता है वो लीडिंग स्पर्म होता है। बाकी करोड़ों स्पर्म्स फॉलोइंग स्पर्म्स होते हैं। So you were born with the leading sperms, है ना? दुनिया का हर इंसान
उस लीडिंग स्पर्म से ही पैदा होता है। जो पीछे रह जाते हैं स्पर्म्स, वो छूट जाते हैं, उनसे हमारा जन्म नहीं होता। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बालक हो बालिका हो, हर एक बच्चे का जन्म, हर एक व्यक्ति का जन्म उस लीडिंग स्पर्म से होता है। तो आपका जन्म कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, बताओ। आपके जीन्स कैसे हैं, आपकी शुरुआत कैसे हुई है। You have taken the birth to lead this world, not to become the follower. शुरुआत ही हम सबकी लीडरशिप क्वालिटी से हुई है, क्योंकि जो फॉलोअर्स थे वो तो बहुत पीछे रह गए। मेडिकल साइंस कहता है वो स्पर्म्स मर गए, उनका कोई रोल हमारे शरीर की उत्पत्ति में नहीं होता है, उनका कोई रोल इस डीएनए के स्ट्रक्चर, आरएनए के स्ट्रक्चर में नहीं होता है। हमारे जीन्स जो होते हैं उस लीडिंग स्पर्म से ही बनते हैं। हमारी बॉडी की रचना, शरीर की रचना, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, एवरीथिंग व्हाट वी पजेस, उसकी शुरुआत किससे होती है। एक तो एक ही होता है मां के गर्भ में, लेकिन स्पर्म्स मिलियंस होते हैं, करोड़ों की संख्या में। ऐसे ही है ना कि नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जो अपने आप को लीडर मानते हैं, लीडर समझते हैं। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो क्वालिटी की ओर ध्यान भी देते हैं। पोटेंशियल सबका एक जैसा है, किसी का पोटेंशियल कम नहीं। विचित्रता देखो, धर्म ये कहता है, जैन धर्म कहता है हर आत्मा यहां पर परमात्मा है, हर जीव यहां भगवान बन सकता है, कोई भी छोटा नहीं, कोई पीछे रहने वाला नहीं। हर जीव, हर व्यक्ति यहां पर आगे बढ़कर के रहने वाला है, आगे बढ़कर के चलने वाला है। कभी आपने सोचा इस विषय में? कितना मैं सोचा। आप अपने आप को क्या मानते हो, लीडर और फॉलोअर? पर हम हर कंटेक्स्ट में लीडर ही हैं, होना तो लीडर ही चाहिए, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही उस लीडरशिप क्वालिटी से समझ लो, उस कैरेक्टरिस्टिक से समझ लो, उस प्रॉपर्टी से समझ लो। हमारा जन्म ही वैसा हुआ है, सबका जन्म, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो गंवार हो, चाहे वो सुंदर हो चाहे वो कुरूप हो, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन सबके भीतर वो छिपा हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं जिसके भीतर वो नहीं है, शक्ति रूप में सबके भीतर छिपा हुआ है ना। शास्त्र क्या कहते हैं? तिल मध्ये यथा तैलम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, काष्ठ मध्ये यथा वन्नी, देह मध्ये तथा शिव। तिल में जैसे तेल होता है, दुग्ध में जैसे घृत होता है, घी होता है, लकड़ी में जैसे अग्नि होती है, ऐसे इस देह में शिव है, परमात्मा है, भगवान है। धर्म ऐसे ही नहीं कहता, और साइंस भी यही कहता है, यही कहता है। जब ऐसी स्थिति है तो संसार में पूरा अपोजिट नजर क्यों आता है? यहां हर व्यक्ति फॉलोअर बनकर के जीना चाहता है, कोई लीड करना ही नहीं चाहता, कोई आगे बढ़कर के रहना ही नहीं चाहता। ऐसे ही है ना। आप बिल्कुल अपने आप को बहुत कमजोर मान करके जीते। ऐसा क्यों होता है कि जबकि इनबिल्ट क्वालिटी हम सब की
बहुत अच्छी है। और जैसे ही संसार में आते हैं, जैसे ही जन्म होता है मां के गर्भ से, यात्रा हमारी शुरुआत होती है, हम निकलते हैं, अथवा ये संसारी जीवन निकलता है। तो क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाता? क्या कारण है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? अब उस रूट कॉज को हमें समझने की कोशिश करना है, उस मूल कारण को हमें पकड़ने की कोशिश करना है। कमजोर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जिसके भीतर उपादान शक्ति ही ना हो, अब जैन शास्त्र के अनुसार हम बता रहे हैं, जिसके भीतर कैपेबिलिटी ही ना हो, वो पीछे रह जाए, तो बात समझ में आती है। हम लाख कोशिश करें, अज्ञानी को हम ज्ञानी नहीं बना सकते, और हम ज्ञानी को अज्ञानी भी नहीं बना सकते। हम किसी के भीतर कैपेबिलिटी नहीं भर सकते, हम उसकी उपादान शक्ति को स्वयं पैदा नहीं कर सकते। कर सकते? कोई नहीं कर सकता। लेकिन सबके भीतर वो शक्ति होते हुए भी वो क्यों पीछे रह रहा है, उस कारण को पकड़ने की कोशिश करें। क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है, हम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं आपको, उससे बात बहुत क्लियर होगी। हो सकता है शायद आपने सुनी भी होगी। ईगल को देखा आपने? गिद्ध को देखा? चील बोलते, क्या बोलते हैं? पक्षियों का वो राजा माना जाता है। उसकी उड़ान आसमान में सबसे ऊंची होती है, उससे ऊंचा कोई पक्षी नहीं उड़ता। कोयल है, कौवा है, चिड़िया है, तोता है, मैना है, कबूतर है, इन सब की उड़ान बहुत कम होती है। मुर्गी भी है, मुर्गी को देखा? मुर्गी भी उड़ती है। उड़ती कि नहीं उड़ती? मुर्गी की उड़ान कितनी रहती है? बहुत कम रहती है। चिड़िया और अन्य पक्षियों की उड़ान अधिक होती है। लेकिन जो गिद्ध की उड़ान होती है, सबसे ज्यादा हाइट पे। एक और विशेषता देखना उस गिद्ध की, जब वो ऊंचे आसमान में उड़ता है तो बार बार पंख नहीं फड़फड़ाता। ध्यान से देखना, वो एक बार पंख फड़फड़ाता है और बहुत दूर तक चलता है, उड़ता ही चला जाता है। जैसे एरोप्लेन होता है, बिल्कुल वैसे ही। फिर थोड़ी दूर पहुंचने के बाद पुनः एक बार पंख ऊपर नीचे करता है, फिर बहुत दूर तक आगे बढ़ता है। लेकिन जो चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, कौवे हैं, उनको भी उड़ते हुए देखा आपने? नहीं देखा? वो बार बार पंख ऊपर नीचे करते हैं। और मुर्गी और उससे तेजी से, स्पीड से पंख ऊपर नीचे करती है। जो जितनी मेहनत लगा रहा है उतना ऊपर ही नहीं उड़ पा रहा, और वो गिद्ध एक दो बार पंख फड़फड़ाता है और उड़ते ही रहता है लगातार बहुत दूरी तक। क्या है आखिर इसके पीछे राज? क्या है? सोचा आपने? नहीं सोचा? सोचिए, विचारिए। हाँ, तो हम थोड़ी स्टोरी को आगे बढ़ाते। एक बार क्या हुआ, जहां मुर्गियों का पालन होता था, मुर्गियों के अंडे थे, उस ईगल पक्षी का अंडा उन मुर्गियों के अंडों के साथ आ जाता है। समय बीतता है, मुर्गी उन अंडों को सेकती है, उन अंडों के ऊपर बैठती है, थोड़ी हीट ट्रांसफर होती है। तो समय के साथ साथ उन अंडों में से उन चूजों का जन्म होता है। सारे अंडे तो मुर्गी के थे, सिर्फ एक अंडा उसमें ईगल का था। लेकिन जन्म के समय डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होता। ये चूजे हैं, एक जैसे दिखते, छोटे छोटे से रहते हैं।
थोड़ा समय और बीतता है, अब वो चूजे धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो जो उस ईगल का बच्चा था, एक बार क्या होता है, उसकी नजर ऊंचे आसमान पर पड़ती है और वो देखता है कि एक पक्षी बहुत ऊंचा उड़ रहा है और वो अपने आजू बाजू इर्द गिर्द देखता है, सारे के सारे मुर्गी के बच्चे और मुर्गी थी, वो बहुत थोड़ा ही उड़ पाती थी। तो वो अपनी माँ से पूछता है, मामा ये ऊंचे आसमान में पक्षी उड़ रहा है, ये कौन है? तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये हम पक्षियों का राजा है, ईगल है, गिद्ध है, इसकी उड़ान बहुत ऊंची होती है। उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है, क्या मैं भी ऊपर नहीं उड़ सकता? तो माँ कहती है, बेटा तू मुर्गी का बच्चा है और वो गिद्ध है। मुर्गी की उड़ान बहुत छोटी होती है, वो गिद्ध की उड़ान बहुत ऊंची होती है। तो अपने को उतना ही सोचना चाहिए, ठीक है? अब धीरे धीरे वो बच्चा अन्य मुर्गियों के बच्चों के साथ खेलते खेलते रहने लगता है। 2-3 महीने और बीतते हैं, फिर उस बच्चे की दृष्टि पुनः उस आसमान पर पहुंचती है। फिर से वो प्रश्न करता है, माँ वही उत्तर देती है, ये हमारे बस की बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है ऊंचा उड़ना, क्योंकि तू मुर्गी का है बच्चा और वो गिद्ध है। चुपचाप वो अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ खेलने लगता है। फिर समय और बीतता है, फिर उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है, फिर वही प्रश्न, फिर वही उत्तर। अब वो बड़ा हो गया, कितना ऊंचा उड़ता है जानते हो? वो मुर्गियों के साथ रहते रहते उतना ही उड़ने लगा। अब विशेषता और देखना, समय बीतता गया और वह कभी ऊंचा उड़ ही नहीं पाया, उनके साथ रहते रहते ही मर भी गया।